जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन को शामिल किया गया है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन वेद जो होता है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम समझ लेते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिकेटियस को। किसको कहा जाता है भूगोल का जनक? हिकेटियस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं कि पॉलीडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, पॉलीडोनियम को। और मैट्रीबैहम को विश्व ग्लोब का निर्माता भी कहा जाता है। और कार्ल ओ सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो था वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, इसके बारे में जान लेते हैं। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि संचालन समिति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके अध्यक्ष। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है कि 26 जनवरी संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया। तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संविधान के वर्तमान में जब संविधान लागू किया गया था तब कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 अनुसूचियां थीं। और अब ये पूछा जाएगा कि अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अगर हम समझते हैं कि सिट्रिक अम्ल जो है, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो होता है ये दही में पाया जाता है। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन जो होता है ये पीसी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें कि एंथोलॉजी जो है ये पुष्पों का अध्ययन होता है। क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन किसे कहते हैं? एंथोलॉजी को। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। और एंटमोलॉजी जो है ये कीटों का अध्ययन होता है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में।
कन्हेरी की गुफाएं जो है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखते हैं तो मुंबई में प्रमुख धरोहर, मुंबई में जितने भी धरोहर हैं प्रमुख जो है उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है कि एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया था, है ना। एलिफेंटा की गुफाएं और ये सब जितने भी हैं धरोहर वो मुंबई में पाए जाते हैं ना। और हाई कोर्ट की अगर बात करें तो ये ब्रिटिश सरकार ने बनाया था मुंबई के हाई कोर्ट को। और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है ये जॉर्ज पंचम ने बनाया था इसको। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये जॉर्ज विठल क्लार्क ने बनवाया था, है ना। जॉर्ज जो है विठल क्लार्क ने बनवाया था गेटवे ऑफ इंडिया को। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और अगर बात करें अफगान चर्च की, इसको भी ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सितार वादक कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उमा शंकर मिश्र। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सितार वादक कौन है? उमा शंकर मिश्र हैं। सितार के बारे में और भी जानकारी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से। तो सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। सितार जो है ये वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। सितार में कितने तार होते हैं? तो 7 तार होते हैं। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शहीद परवेज और बुद्धादित्य मुखर्जी ये जो है ये सितार वादक हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के कलाकार कौन हैं? तो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं ये रुक्मणी देवी हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भरतनाट्यम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम समझते हुए चलते हैं कि भरतनाट्यम को साधीर अट्टम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि भरतनाट्यम को क्या कहते हैं? तो साधीर अट्टम भी कहते हैं। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें एक साथ 3 कलाओं भावम, रागम और तालम का समावेश होता है और यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और भरतनाट्यम जो है यह भारत का राष्ट्रीय नृत्य है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो काफली जो है ये उत्तराखंड का एक स्वादिष्ट व्यंजन है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं कि सिक्किम का स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है? तो फाग सापा जो है ये सिक्किम का स्वादिष्ट व्यंजन है। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है? तो मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये जो है ये पंजाब का स्वादिष्ट व्यंजन है। और असम का स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है? तो मासूर टेंग करी, ये जो है ये असम का स्वादिष्ट व्यंजन है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? तो मांडो जो होता है ये गोवा का क्या है? लोकगीत का एक रूप है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांडो, है ना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझते हैं तो मणिपुर का लोकगीत क्या हो जाएगा? तो ये होता है सानाल लाकुमोक होता है। और लाई हरो ओबा जो है ये मणिपुर का लोकगीत का एक रूप है। बिहार का कजरी है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और लाई हरा ओबा भी ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और राजस्थान का जो लोकगीत होता है ये लोटिया, ढोला मारू, दूहा, पंखीरा, ये सब किसके हैं? राजस्थान के लोकगीत हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मड़ई महोत्सव जो होता है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें कि छत्तीसगढ़ के अन्य उत्सव जो है ये बस्तर उत्सव है, बस्तर लोकोत्सव है, मड़ई महोत्सव है, गोंचा महोत्सव है, तीज त्योहार, भोरम देव महोत्सव, चंपारण मेला, नारायणपुर मेला, ये सब कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के अन्य उत्सव हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो डिवाइन कॉमेडी जो है ये दांते की रचना है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और अगर आगे भी बात है, दांते का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था और पुनर्जागरण का प्रारंभ भी यहीं से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का जो संस्थापक था ये बाबर था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। और अगर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें कि करें बाबर का शासनकाल, तो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। सॉरी, यहाँ 1530 होना चाहिए था, 1530 ईस्वी तक था बाबर का शासनकाल। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और आगे बात करें कि बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा थे। और ये बाबर जो था फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। और बाबर जो है ये भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किए थे। और बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था। और बाबर क्या हुआ था उस टाइम? विजयी हुआ था। और खानवा का युद्ध के बारे में बात करें तो 1527 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी क्या हुआ था? बाबर विजयी हुआ था। और चंदेरी का युद्ध के बारे में बात करें तो 1528 ईस्वी में हुआ था। और मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था। और बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। और घाघरा का युद्ध के बारे में बात करें तो 1529 ईस्वी में हुआ था। और ये अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ था। और इसमें भी बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट युद्ध जो है इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष होता है। और स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल है। और अध्यक्ष कौन है? टोरे हैट्रम है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए VVR सुब्रमण्यम। VVR सुब्रमण्यम ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। तो ये इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी? तो ये कब तक शुरू की जाएगी? तो दिसंबर 2023 तक शुरू की जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेवा के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो MV सुचेंद्र कुमार बने हैं। कौन बना है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा MV सुचेंद्र कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय थल सेना दिवस जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रमुख जनरल कौन है? मनोज पांडे 29वें ये प्रमुख जनरल है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो है ये फिजी ने की है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो ये कैवा संस्करण है? तो 12वां संस्करण है। और इसकी थीम की बात करें तो हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी थीम है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से भी आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।